हेलो दोस्तों। लेखपाल की भर्ती और आगे बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो इसमें जो इतिहास का रोल होता है उससे संबंधित हम इतिहास के ज़बरदस्त तथ्यों को लेके आए हैं जो किसी न किसी रूप में घुमा के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया है। अब उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। क्यों? क्योंकि इनमें कोई नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था। अगला आता है, साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का साइमन गो बैक के नारे के साथ विरोध किया था। किसने? कांग्रेस ने। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किया था लाहौर में। लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं सैंडर्स के नेतृत्व में। अब आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करने वाले दो दल थे। पहला था जस्टिस पार्टी और दूसरा था पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। साइमन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1930 ईस्वी में। साइमन की रिपोर्ट पर विचार हुआ था गोलमेज सम्मेलनों में। अब आते हैं बारदोली सत्याग्रह। गुजरात के बारदोली जिले में किसानों द्वारा लगान में हुए कर वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में आंदोलन चलाया गया। मेहता बंधुओं के अनुरोध पर वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह किया। अंग्रेजी सरकार ने बारदोली जिले का लगान 1927 ईस्वी में 20% से 25% तक बढ़ा दिया। इसी कर के विरोध में किसानों ने सत्याग्रह किया। अंततः अंग्रेजी सरकार किसानों के आगे झुक गई। वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में। इंडिया सेक्रेटरी जिसने राष्ट्रवादियों को अपना संविधान स्वयं बनाने की चुनौती दी थी वो थे बर्कन हेड। बम्बई में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। कब? 10 मई 1928 को। सर्वदलीय सम्मेलन में गठित हुई 8 सदस्यीय समिति। इस 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। 10 अगस्त 1928 को उपर्युक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट। सर्वदलीय सम्मेलन में सभी पक्षों ने नेहरू रिपोर्ट स्वीकार किया 10 अगस्त 1928 को। बढ़ते हैं आगे। पूर्ण स्वराज 1929 ईस्वी। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर में रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का 45वां सम्मेलन आरंभ हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की। 31 दिसंबर 1929 को इस अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। इस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हुआ। पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। वर्ष 1950 में 26 जनवरी के दिन ही भारतीय संविधान लागू हुआ। इसी के स्मृति में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई दांडी मार्च से। दांडी मार्च आरंभ हुआ साबरमती से। कब? 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च का आयोजन किया महात्मा गांधी ने। गुजरात समुद्र तट पर स्थित दांडी साबरमती से दूर है 322 किलोमीटर। दांडी मार्च यानी यात्रा में गांधी जी के साथ गए 79 अनुयायी। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर तोड़ा नमक कानून। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। कांग्रेस
एवं उससे संबद्ध सभी संगठन गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। जून 1930 में 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को क्या कहा था? मंगल बाबा यानी नंगा फकीर। दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। दांडी यात्रा की तुलना मुसोलिनी के मिलान से रोम तक मार्च से की थी। ये भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। विदेशी अमेरिकी पत्रकार जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान साबरमती आश्रम में ठहराया, उनका नाम था वेब मिलर। अब बात करते हैं लाल कुर्ती आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन से अधिकतर मुसलमान अलग रहे, परंतु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के संगठन खुदाई खिदमतगार ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। लाल कुर्ती आंदोलन के कारण खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से संबोधित किया गया। अब बात आती है गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 ईस्वी तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में आयोजित हुआ था। कहाँ? लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड था तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। गोलमेज सम्मेलन प्रथम का बहिष्कार किया कांग्रेस ने। मुस्लिम नेता, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया 12 नवंबर 1930 को। वार्ता का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से कांग्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया 26 जनवरी 1931 को। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया 7 सितंबर 1931 को। गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया 3 जनवरी 1932 को। सविनय अवज्ञा के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गढ़वाल राइफल्स ने। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी कांग्रेस के बहिष्कार के कारण असफल हो गया 17 नवंबर 1932 को। अब बात आती है गांधी इरविन समझौता की। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति एवं महात्मा गांधी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की घोषणा की। बदले में अंग्रेज सरकार हिंसात्मक कार्यों के आरोपी को छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के सभी कैदियों को छोड़ने पर राजी हुई। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से वापस लिया गया 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड 1932। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की रैमसे मैकडोनाल्ड ने। अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई दलितों के लिए। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन आरंभ कर दिया 20 सितंबर 1932 ईस्वी से। 24 सितंबर 1932 को गांधी अंबेडकर के बीच हुआ पूना समझौता। पूना समझौता हुआ था यरवदा जेल में। ये पूछा गया है कई बार कि किस जेल में हुआ था? यरवदा जेल में। प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए 71 के स्थान पर 148 स्थान सुरक्षित किए गए पूना समझौता के अंतर्गत। अब बात आती है कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 ईस्वी। कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारों का प्रस्फुटन हुआ 1931 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने वामपंथी धारा का नेतृत्व किया था कांग्रेस के अंदर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1931 ईस्वी में।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण एवं फूलन वर्मा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर अब्दुल बारी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण थे समाजवादी नेता। उपर्युक्त नेताओं को सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया 1932 ईस्वी में। तीनों नेताओं को रखा गया नासिक जेल में। नासिक जेल में तीनों नेताओं ने योजना बनाई कांग्रेस समाजवादी पार्टी की। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई बम्बई में 1933 ईस्वी में। पंजाब में पंजाब सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1933 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता ने मिलकर बनाई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापित हुई 17 मई 1934 को। इस पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था पटना में। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारों को लागू करना मूल उद्देश्य था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। कांग्रेस मंत्रिमंडल का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट 1937 ईस्वी। इसको देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार 11 प्रांतों में प्रांतीय चुनाव हुए 1937 ईस्वी में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया 8 प्रांतों में। 22 नवंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को झोंक देने के विरोध में त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस के 8 मंत्रिमंडलों ने। 22 दिसंबर 1939 के दिन मुस्लिम लीग ने मनाया मुक्ति दिवस। अब बात आती है त्रिपुरी अधिवेशन 1939। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में त्रिपुरी नामक स्थान पर वर्ष 1939 में कांग्रेस का 53वां सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता आरंभ में सुभाष चंद्र बोस ने की, परंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को 1377 के मुकाबले 1580 मतों से सुभाष चंद्र बोस ने परास्त कर दिया। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया। गांधी जी से मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी। अब आती है फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तो 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना बनाई, फ्री इंडिया लीजन। ब्रिटिश सरकार ने इस पार्टी के गतिविधियों के कारण 1940 ईस्वी में उनके निवास स्थान पर नज़रबंद कर दिया सुभाष चंद्र बोस को। नज़रबंदी से सुभाष चंद्र बोस यूरोप की ओर भाग निकले 17 जनवरी 1941 को। सुभाष चंद्र बोस यूरोप में कहाँ पहुँचे थे? जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी के लिए मदद का आश्वासन प्राप्त किया था। किससे? हिटलर से। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दी थी नेताजी की। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में स्थापित किया फ्री इंडिया सेंटर। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मांग यानी डिमांड ऑफ पाकिस्तान 1940 ईस्वी। मुस्लिम लीग का 1930 ईस्वी में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था इलाहाबाद में। पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध एवं बलूचिस्तान को मिलाकर मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की मांग उठी। पाकिस्तान की उपयुक्त मांग की थी मोहम्मद इकबाल ने। मुसलमानों के लिए पृथक पाकिस्तान की परिकल्पना सर्वप्रथम 1933 ईस्वी में प्रस्तुत की कैम्ब्रिज स्नातक रहमत अली ने।
मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रसिद्ध द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 22 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में ही प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया 23 मार्च 1940 ईस्वी को। पाकिस्तान की प्राप्ति को मुस्लिम लीग ने अपना राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान योजना को सर्वप्रथम आंशिक मान्यता मिली क्रिप्स प्रपोजल 1942 ईस्वी में। अब आता है अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड लिनलिथगो से केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन की मांग की थी। किसने? कांग्रेस ने। लिनलिथगो ने अस्वीकार कर दिया कांग्रेस का प्रस्ताव। लिनलिथगो ने उपर्युक्त के बदले एक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किया 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 का प्रस्ताव ही कहलाता है अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था इस अगस्त प्रस्ताव को। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आगे और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।